इवनिंग में। गुड इवनिंग। जी। पिन नहीं हुए मैम आप? मैं तो हो गई। पिन कर दिया है। कर दिया। और कैसे हैं आप सब? ठीक है मैम। जी। मैं ऑल गुड मैम। देख रही थी बहुत टाइम से मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज आ रहे थे कि मैम न्यू कोर्स लेके आओ, न्यू कोर्स लेके आओ। पर शायद थोड़ा सा डिले हो गया हमारी तरफ से। तो आज जो हम आज यहाँ पे करवाने वाले हैं ना, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है। जो पुराने स्टूडेंट्स भी हैं उनके लिए भी ये नई चीज है बिल्कुल। और जो एस्ट्रोलॉजी को कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते भी हैं उनके लिए भी, उनको भी कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो आज सबसे पहले मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोग ज्योतिष को मानते क्यों हैं? मतलब ज्योतिष में इंटरेस्ट आपका आया, ऐसी क्या चीज हुई जिससे आप ज्योतिष को मानना शुरू हो गए? मैम, हम लोग जो चाहते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो सोचते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से फिर लगता है कि हाँ, कोई है जिसने सब कुछ शायद प्लान करके रखा हुआ है। हमारा सोचा हुआ तो कुछ हो नहीं रहा। शायद ये इसकी वजह से और कुछ? मैम कुछ लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं जिनका रिप्लाई कहीं नहीं मिलता, आपको लगता है शायद यहाँ मिले। मतलब क्वेश्चन मार्क आ गया ना, शायद। और अलका जी के कुछ उसमें भी क्वेश्चन मार्क आ गया कि शायद कोई है जिसने सब प्लान किया हुआ है। मैम जब किसी स्टडी का आपको पता नहीं हो तो फिर क्वेश्चन मार्क इसलिए आया, लाइक अगर स्टडी आती होगी तो हम बोलेंगे हाँ श्योर मिलता है इसमें। जी। नहीं, हमने ऐसा देखा है ना, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई ज्योतिष एक अंधविश्वास है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ज्योतिष इज होता अ जो। साइंस मैम। हाँ। इज अ एग्जैक्टली। साइंस, इतना तो पता है हमको कि इट्स अ साइंस। बस पर वो साइंस ठीक से आनी चाहिए। हाँ, बस यही तरीके कि सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है। यस। मतलब यस। हमारे, आप देखो कि पुराने पुराने जो हमारे बहुत पुराने विद्वान हैं, उन्होंने आज से कितने साल पहले ही ये गणना कर दी थी। आपने पंचांग देखा होगा। आज यस। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो आज पता लगा सकते हैं कि इस दिन सोलर एक्लिप्स है। और आज से हजारों साल पहले हमारे विद्वानों ने पंचांग में लिखा हुआ है कि कौन सा प्लैनेट कितनी गति से कब ट्रांजिट करेगा, कब ग्रहण लगेगा, उसका इफेक्ट कौन कौन से कंट्रीज में आएगा, सब कुछ पंचांग में पहले से दिया गया है। हम आज के एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, हमें तो सब कुछ किया कराया मिल गया। असली स्टडी जो जिन्होंने हमें ये प्लैनेट्स बताए हैं, जो कि अब तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं जिससे हम प्लैनेट्स को देख सकते हैं। मगर उस वक्त जब प्लैनेट्स के बारे में पता लगा था, उस वक्त कौन से हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो इन विद्वानों ने हमें बता दिया कि हमारे पास इतने प्लैनेट्स हैं और ये सब सन के अराउंड चल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत साइंटिफिक तरीके से बताई गई है। कुछ ऐसी चीजें, ऐसा होता है कि हम ज्योतिष को मानते किस लिए हैं, क्योंकि हमने ना ज्योतिष को जाना है। इनके जो सीक्रेट्स हैं, जो इनकी गणनाएं हैं ना, हम इनको पहचान सकते हैं। मतलब हमने उनकी कैलकुलेशंस को देखा है। एक मैं आपको जो चीजें मैं जानती हूँ, ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो इनको प्रूव करते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको अभी शॉर्ट में, जब तक हम शुरुआत नहीं करते, लोग जब तक और हमारे साथ ज्वाइन नहीं होते, कुछ दो तीन एग्जाम्पल्स दे के बताती हूँ जो कि मैं जानती हूँ। अब आप ये देखिए कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो हमारे ये ओके, तो हमारा जो सन का डायामीटर है, आप एक बार सर्च करके देखिए। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, इसके आसपास होगा, क्योंकि एग्जैक्टली जो है ना उसका सरफेस
कैलकुलेट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसके आसपास होगा अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम देखें अर्थ का डायमीटर कितना आएगा? 65,000 किलोमीटर। मतलब इसके आसपास होगा, क्योंकि हमने देखा है कि एग्जैक्ट जितने भी साइट्स पे आप सर्च करोगे कुछ फ्लक्चुएशंस आएगी थोड़ी बहुत ही। हम 5 से 10% की फ्लक्चुएशंस लेके चलते हैं। तो एग्जैक्टली जब आप इस नंबर को 7926 से डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड करके देखो, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 108 के आसपास की फिगर आएगी। कुछ 5% का हमने एरर लेके चले हैं, क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्ट बताना कभी भी सन का सरफेस, क्योंकि कई बार कोई माइल्स में लेता है, कोई सेंटीमीटर्स में लेता है, अलग अलग वो ले लेंगे, और एग्जैक्टली इसका सरफेस बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो ये जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आती है ना फिगर, वो आती है 108। और हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे लिए 108 का क्या महत्व है। आज हमें पता है हर चीज में, हर माला में हम 108 नंबर लेके चलते हैं, पर ये आज से हजारों साल पहले हमारे विद्वानों ने ये कैसे कैलकुलेट किया? नेक्स्ट अगर आप देखो, सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से, ये है हमारा ये है हमारा 9, अप्रोक्सीमेटली गूगल पे सर्च करोगे इसी के आसपास का निकलेगा। और अगर हम सन का डायमीटर देखें, ये है, भी हमने ऊपर देखा था 8649। अगेन जब हम इस फिगर को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास फिर से क्या नंबर आ गया? अप्रोक्सीमेटली 108। ऐसे ना हमारे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं। मतलब ये शुरुआत है। अगर हम अर्थ का डिस्टेंस देखेंगे मून के साथ, और मून के डायमीटर से उसको डिवाइड करते हैं, तब भी हमारे पास यही फिगर आती है। मतलब कई बार ये चीज सोच के कुछ कर दिया मैं, स्टॉप शेयर। मतलब सोच के हमें खुद को हैरानी आती है कि हम आज 108 नंबर की फिगर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पर आज से हजारों साल पहले जब हमारे पास कोई टूल्स नहीं थे, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तब भी हमारे वो जो सुपर मेमोरी वाले विद्वान थे, उन्होंने कैसे ये यहीं पे बैठे, धरती पे बैठे बैठे ऐसी गणना की कि जितनी बार, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें ये डिवाइड कर करके देखेंगे तो हमारे पास यही फिगर आती है। और इसीलिए इस 108 नंबर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे वैदिक मंत्रों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे श्लोकास में। इस नंबर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और आपको पता है कि जो हमारे पास दूरबीन है, टेलीस्कोप तो फिर भी बाद में आया है, जो दूरबीन है वो 1608 में बनी थी। और 1608 से भी पहले हमारे विद्वानों ने हमें ये बता दिया था कि जो हमारी सीक्वेंस है प्लैनेट की वो कैसे है।
सबसे पहले कौन सा प्लेनेट आएगा? सन। सन एक्चुअली क्या है? सन जो है ना वो प्लेनेट नहीं है, सन एक स्टार है। उस स्टार में से अलग अलग पीसीज अलग हुए, मतलब सन को एक बड़ा स्टार, बहुत ही बड़ा स्टार है, जिसमें से पीसीज अलग हुए और अलग अलग प्लैनेट्स बन गए। तो सन को ना हम एक एनर्जी मानते हैं, सन को राजा मानते हैं, जिससे ये छोटी छोटी फैमिली बनी है। इसीलिए हमारे जो ज्योतिष में भी सन को एक पिता का ओहदा दिया गया है। जो एनर्जी सोर्स है हमारा सन, इसीलिए पिता है क्योंकि उसी में से सारे प्लैनेट्स निकल के आए हैं। अब हम आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ के आसपास आप देखोगे यहाँ पे ना बहुत सारे तारे हैं। ये क्यों नहीं आ रहा? ये मेरी एनोटेशंस ही नहीं आ रही है। मैम आप ऊपर माउस ले जाओ अपने स्क्रीन पे। आ गया आ गया आ गया, ठीक है। ये हमारी अर्थ है। इसके ना आसपास आप देखोगे बहुत सारे तारे हैं। मतलब जो हमारा ब्रह्मांड है ना, वो हर तरफ सितारे, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं हमारी अर्थ के आसपास। तो जब हम इन सारी गैलेक्सीज को डिवाइड करते हैं, चलो ऐसे ही समझ लो। अरे आज कुछ अब हम अगर ये हमें पता है सर्कल जो है पूरा 360 डिग्री पे, 360 डिग्रीज का होता है। तो जब हम इन गैलेक्सी को एग्जैक्ट डिवाइड कर देते हैं 12 पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट में हमारे पास आप देखेंगे कि कुछ स्टार्स आ गए। जो इस पार्ट में जितने भी स्टार्स होंगे, यहाँ पे जितने भी स्टार्स होंगे, इनको हम एक राशि मान लेते हैं। इन स्टार्स के गुच्छा, जो भी झुंड बन गया स्टार्स का, ये हमारी एक राशि है। सपोज करो हम इसको कहते हैं, अब मैं एक चीज थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ, मतलब बिल्कुल न्यू होगी। एक हमारे इसमें एक डिस्टेंस के ऊपर, आज से हजारों साल पहले हम देखेंगे, अगर लाइट ईयर्स में, तब हम लाइट ईयर्स में डिस्टेंस को नापते थे, कि अर्थ से हम जब 554 लाइट ईयर्स दूर देखेंगे तो एक ऐसा झुंड है स्टार्स का, जिसको बहुत हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही नाम दे दिया था। इसका नाम दिया था उन्होंने ज्येष्ठा। इस गैलेक्सी को, पूरे गैलेक्सी को ज्येष्ठा नाम दे दिया गया था। और अगर हम देखें 554 लाइट ईयर्स दूर, तो हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे, मतलब कितने जन्मों तक हम इसको कवर कर पाएंगे, इतनी दूर है ये गैलेक्सी हमसे। और हजारों साल पहले हमारे जो सुपर कंप्यूटर वाले माइंड ऋषि मुनि थे, उन्होंने यहाँ पे बैठ के बता दिया था कि यहाँ पे इतने माइल्स की दूरी पर एक गैलेक्सी है जिसको हमने ज्येष्ठा नाम दिया है।
और आज जो जब साइंटिफिक सारे इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, तो जब उसको हमने कैलकुलेट किया तो एग्जैक्ट इतने ही डिस्टेंस पे हमारी एक राशि आती है जिसको हम कहते हैं सेजिटेरियस। मतलब इतने साल पहले ये सब गणनाएं हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ बैठ के कर ली थी। एग्जैक्ट उनको माइल्स तक पता थे। और पता कैसे थे? ये जो हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जब हमारी एनर्जी अलाइन होती है, जब हमारे 7 चक्रास अलाइन होते हैं, तो एक एनर्जी होती है जो यूनिवर्स के साथ मिल जाती है। तो यूनिवर्स से ये चीजें अपने आप डाउनलोड होती है हमारे अंदर। अभी भी हम देखते हैं जैसे ये चैनल्स आते हैं, ये आपके मोबाइल के सिग्नल्स हैं, कैसे आ रहे हैं? आपके फोन में तो एक सिम है ना, ऊपर कहीं पे सैटेलाइट है जहां से वो सिग्नल कैच कर रहे हैं। अगर ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट गैलेक्सी से ऊपर यूनिवर्स से सिग्नल कैच कर सकता है, तो हमें तो भगवान ने बनाया है, हम क्यों नहीं कर सकते? बस हमें अपनी एनर्जी को अलाइन करने की जरूरत है। हम अपनी एनर्जी को, हम जानते ही नहीं कि हमने किस तरह की अलाइनमेंट करनी है, किस तरह से ये चीजें डाउनलोड करनी है। अभी तक ये जो नॉलेज थी, मुझे लग रहा है सबके लिए बहुत न्यू रही होगी। अब हम नहीं, आते हैं। ज्येष्ठा के बारे में नहीं पता। हाँ जी। बिल्कुल नहीं, ये ज्येष्ठा के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था। थैंक यू। जी, तो अब हम आते हैं अपने प्लैनेट्स के ऊपर। हमें पता है कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे रुको, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते हैं। ये देखिए, ये है हमारे प्लैनेट्स। अब ये देखो, यहाँ पे आज हमारे पास सोलर सिस्टम हमारे स्कूलों में करवाया जाता है। 5th 6th क्लास से हम सोलर सिस्टम बनाते हैं। हमेशा सैटर्न को हम देखो, सैटर्न थोड़ा सा टिल्टेड होता है। हर सोलर सिस्टम में जब हमें स्कूल में भी कराया जाता है, हम गूगल पे भी सर्च करेंगे तो सैटर्न हमेशा थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई देगा आपको। और अगर आप अपने शास्त्रों को पढ़ो तो सैटर्न को हमने पहले ही कहते हैं कि एक लंगड़ा ग्रह है। वो लंगड़ा ग्रह क्यों है, आप सब जानते होंगे, ये रावण वाली स्टोरी कि मेघनाथ की कुंडली में शनि ने 11वें घर से 12वें घर में पैर रख लिया था, तो रावण ने उसकी एक टांग काट दी थी। तब से जो शनि है वो लंगड़ा है। इसीलिए आप देखो कि जब हमने अभी भी शनि का हमारे ऊपर इफेक्ट दिखाते हैं, तो सबसे पहले लेग्स के ऊपर आता है। अगर आपकी लेग्स में बहुत दर्द है, पैरों में बहुत दर्द है, तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं शनि की रेमेडी करो, आपको आराम आएगा। तो ये चीजें बहुत टाइम पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने बता दी थी कि शनि को पहले ही टिल्टेड, कि ये एक लंगड़ा ग्रह है, इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा दिखाया जाता है। उसी तरह सन हो गया। सन को हमारे अपने ज्योतिष में पिता का स्थान दिया गया है। पिता का स्थान, जैसे मैंने अभी बताया कि सारे प्लैनेट्स इसी से ही बने हैं। सन को हम पहले प्लैनेट नहीं मानते थे। सन एक स्टार था जिसके आसपास सारे प्लैनेट्स चलते थे। और यहाँ पे आप ये प्लैनेट्स भी देख रहे हैं ना, नेपट्टून, यूरेनस, इसके बाद प्लूटो भी आता है। तो ये अब जो है हमारे नासा के साथ साथ और भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो 3 ग्रह है ना, यूरेनस, नेपट्टून और प्लूटो, ये हमारे अर्थ से इतनी दूर चले गए हैं कि अब ये हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं डालते, इनका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता। इसीलिए हमने अपने ज्योतिष से इनको हटा दिया। साथ ही जब हम अर्थ को सेंटर मानते हैं, अभी हमने सन को सेंटर माना और हम देख रहे हैं कि सारे प्लैनेट्स इसके आसपास चल रहे हैं। जब हम तो अर्थ पे रहते हैं ना, तो हम जब यहाँ पे अर्थ को सेंटर मानते हैं तो हम देखते हैं कि जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में
छिप जाता है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि अर्थ ही उसके आसपास चलती है, पर हम अर्थ पे रह के देखेंगे तो सन हमारा ईस्ट से राइज होगा और वेस्ट से वेस्ट पे वो हो जाएगा। तो हमने इस करके ये देखा कि सन का जो इफेक्ट है हमारी अर्थ पे बहुत ज्यादा आता है। हमारी अर्थ पे जो लाइफ चलती है, जो हमारी क्रॉप्स ग्रो करती है, जो हमारी बॉडी की जरूरत है धूप, उसमें सन का बहुत ही मेजर रोल है। इस वजह से हमने सन को एक प्लैनेट बना दिया, एक प्लैनेट घोषित कर दिया कि इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा हमारी बॉडी पे, हमारी अर्थ के ऊपर आता है। और उसके बाद आप देखोगे मून, सन के आसपास जो है मून, सबसे पास जो है मून है, और सन के अराउंड ही मूव करता है। सन को प्लैनेट नहीं कहते, इसको उपग्रह कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ के अराउंड मूव करता है। ये सबसे पास है, इसलिए इसका इफेक्ट जो ह्यूमन बॉडी पे होता है ना, सबसे ज्यादा होता है मून का। क्योंकि हमने देखा है कि मून जो है ना, हम उसको वाटर एलिमेंट मानते हैं, जल तत्व, और जो हमारी बॉडी भी है वो भी 70% वाटर है। तो अक्सर हम आप ऑब्जर्व करेंगे जब भी पूर्णमासी होती है, जब भी चांद पूरा होता है, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस वक्त हमारे मूड स्विंग्स, हमारी एनर्जी बहुत हाई रहती है। और अगर हमारी वाटर बॉडीज को भी देखोगे तो पूर्णमासी पे आप देखोगे हाई टाइड्स बहुत ज्यादा रहती है। मतलब सबसे ज्यादा हाई टाइड्स पूर्णमासी वाले दिन रहती है। तो इस तरह से जो मून है उसका इफेक्ट वाटर बॉडीज पे और हमारी ह्यूमन बॉडी पे सबसे ज्यादा आता है। उसी तरह अगर आप अमावस को देखोगे तो आप देखोगे कि जितनी मतलब हमारा मन है ना, बड़ा बुझा बुझा रहता है, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है। और जो हमारे जल तत्व भी हैं वो भी बड़े शांत उस वक्त मूव कर रहे होते हैं, एकदम शांति से। उस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स सन नहीं है, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत कम हो जाता है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पे आता है मून का। तो ये जो प्लैनेट्स है ना, ये हमारी सारे के सारे प्लैनेट्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देते हैं। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही गणना कर दी थी कि कौन सा प्लैनेट किस एक्सिस में ट्रांजिट कर रहा है और किस स्पीड पे मूव कर रहा है, इस वक्त कौन सी राशि में मूव कर रहा है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उस टाइम की फोटोग्राफ को हम कुंडली कहते हैं, जन्म कुंडली। किसी भी बच्चे की अगर हम कुंडली बनाएंगे, किसी भी बच्चे की जब हम कुंडली बनाते हैं, तो उस वक्त हमारे आकाश में जो भी प्लैनेट्स का ट्रांजिट हो रहा है, उसको हम, उसकी फोटोग्राफ को हम कुंडली में डाल देते हैं। जौन सा प्लैनेट जिस राशि में है उसी राशि में हम दिखाएंगे, और उसी से हम आगे उसकी प्रिडिक्शंस करते हैं। आज हम कुंडली, देखो पहले मैं अब कुंडली बनाती हूँ। ये है हमारी, हाँ जी, किसी ने कुछ कहा? ये हमने कुंडली बनाई, बीच में एक डायमंड आ गया, और ये बन गए हमारे कुंडली के घर। अब हम देखेंगे, सपोज करो जब हमें पता है कि हमारी कुंडली में सन जो है वो एक ही सन जो है राजा है हमारी कुंडली का। ये आ गया सन, और इसके साथ में हमने यहाँ पे मून बना दिया। मून जो है अर्थ के आसपास घूमता है, अर्थ पे तो हम रहते ही हैं, इसलिए अर्थ को हम प्लैनेट्स में काउंट नहीं करते, क्योंकि हम खुद अर्थ पे ही रहते हैं।
पर अर्थ के अराउंड सबसे पास है मून, इसलिए सन के पास हमने दिखा दिया मून। अब हम देखेंगे, नहीं कुछ गड़बड़ होगी ना। 5th हाउस में 5 नंबर आ रहा था। हम्म, यहाँ पे हमारा आ गया सन, ये आ गया हमारा मून। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे अर्थ के बाद कौन सा प्लैनेट आता है हमारा, मरकरी। तो ये हमारे सन के अराउंड यहाँ से मूव करेगा मरकरी। ये एक्सिस हमारे बुध के एक्सिस आ गए, तो ये यहाँ पे आ गया मरकरी। मरकरी के बाद कौन सा प्लैनेट आता है, वीनस। वीनस। हाँ। तो ये जो हमारे हाउसेस, ये वाले जो एक्सिस है, ये हमारी आ गई वीनस की एक्सिस। इसके बाद आ गई हमारी जुपिटर की एक्सिस, मार्स की मार्स। एक्सिस। हाँ, मार्स की एक्सिस। और ये है जुपिटर। हमारी जुपिटर की एक्सिस। जुपिटर। और सबसे लास्ट में जो आएगा हमारा सैटर्न। ये दोनों आ गए, ये 10th हाउस है और ये 11th हाउस, ये हमारी आ गई सैटर्न की एक्सिस। इसीलिए हमने, आप देखो कुंडली में हर एक प्लैनेट को दो दो हाउसेस दिए गए हैं, क्योंकि वो उनके एक्सिस मतलब सन के अराउंड घूम रहे हैं उसी एक्सिस में। तो यहाँ पे 3rd हाउस और 6th हाउस, ये दोनों हमने दिया है मरकरी को, 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि। 2nd नंबर की राशि और 7th नंबर की राशि जो हमने दी है वो दी है वीनस को। 1st नंबर की और 8th नंबर की राशि मतलब एरीज और मैम यहाँ स्कॉर्पियो। पे मुझे एक क्वेश्चन है। ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट हाउस कौन सा है, सेकंड हाउस कौन सा है, थर्ड हाउस कौन सा है? हाँ जी, मैं बताती हूँ। एक्चुअली सारे पुराने स्टूडेंट्स ही थे ना, तो मुझे था कि उनको पता होगा, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। आई गेस मेरे जैसे हाँ शायद जी, बहुत सारे लोग यहाँ न्यू भी होंगे, तो मुझे हाँ थोड़ा जी, सा मैं अभी बाकी ये समझ बताती हूँ। में आ रहा है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो आप, ये सोलर सिस्टम वाला ये तो पूरा ही मैच हो रहा है। सन के बाद में ये मरकरी आता है, वीनस आता है, ये चीज समझ में आ गई है। लेकिन कौन ये सा घर पहला है, कौन सा दूसरा है, ये वो देखिए, थोड़ा सा ये है, कंफ्यूजन हो गया मुझे। ये है मैम ये हमारे सारे क्लास में भी आने वाले हैं, वहां डिटेल्स में होगा। हाँ जी, ये है हमारी कुंडली। यहाँ वैसे सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स मैं देख रही हूँ, सारे हैं, तो सबको बाकियों को था, पता था, इसीलिए मैंने स्किप कर दिया, सॉरी। अब मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। ये है हमारी कुंडली। आपने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, अपनी कुंडली में भी देखा होगा, या किसी भी ऐप में डालोगे, कुंडली की ऐप जैसे एस्ट्रोसेज में अपनी डिटेल्स डालोगे, कुछ इस तरह का चार्ट आपके सामने खुल के आएगा। ये हो सकता है कि वहां पे जो ये वाला बॉक्स है उसके अंदर नंबर कोई और लिखा हो, पर अभी हमने उन नंबर्स पे ध्यान नहीं देना। जो भी कुंडली में ये वाला हाउस होगा, ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है। आपने हमेशा इसको फर्स्ट हाउस ही काउंट करना है। मैम अभी स्क्रीन कुछ शेयर नहीं हो रही है। मैम ये स्क्रीन पूरा ब्लैंक है, यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग तो हो ब्लैंक रही है। है। आपको आपने कुंडली शायद डिलीट कर दी है, नहीं दोबारा नहीं, आपको बनानी पड़ेगी। रुको, मैंने शेयर वहां पे की थी। अब ठीक है। जी अभी आ रही है मैम। चलो, वहां पे मुझे शो हो रही थी शायद, तभी आपको नहीं हुई। अब वो ये रही, ठीक है। तो अब जो ये हाउस है हमारा, ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही काउंट होगा। अभी पहले कुछ टाइम के लिए समझने के लिए हम इसमें लिखा जो भी नंबर होगा उसको भूल जाएंगे, कि आपकी कुंडली में यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको भूल जाइए। बस हमने ये देखना है कि ये हमारा फर्स्ट हाउस है। यहाँ से जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज कुंडली में हमेशा हम जो प्लैनेट्स को मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो जब भी कोई प्लैनेट यहाँ पे आएगा ट्रांजिट में, जब वो ट्रांजिट करेगा तो फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में जाएगा एंटी क्लॉकवाइज।
उसके बाद यहां से जब भी प्लैनेट कोई आएगा थर्ड हाउस में, तो ये है हमारा थर्ड हाउस। आगे आ गया फोर्थ, फिफ्थ, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ हाउसेस हमेशा ऐसे ही फिक्स रहते हैं। इसमें नंबर चाहे जो मर्जी लिखा हो, पर हाउसेस ऐसे ही रहेंगे। हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हो, 5 नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हम उसको लगन कहते हैं, वो राशि गिनी जाती है। पर अगर हम देखें, अगर सपोज करो आपके यहाँ पे मून बैठा है 4th हाउस में, तो हम सिंपल ये नहीं कहेंगे कि कौन से, मतलब राशि जो आ गई, अगर हम यहाँ पे 2 नंबर, अगर आपके इसमें 2 नंबर लिखा है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि हमारी कुंडली में 4th हाउस में सेकंड नंबर की राशि है, जो कि टॉरस राशि है, उसमें मून बैठा हुआ है। अभी मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया प्रिंसी के एक्सप्रेशंस देख के। मैं एक और चीज बताती हाँ, हूँ, देखो आप एक्चुअली ये, मैम यहाँ अब 4th हाउस का हाउसेस जो है ना, को ले लो पहले मैम, हाउसेस को बता दो। वो हाँ, हाउसेस की बातें कर रहे ये थे। ये है राशि। हमारे 12 हाउसेस, ठीक है। ये हाउसेस हमारे घर हो गए। अब हमें हर घर में एक एक मालिक बिठाना है, ठीक है। जी वो मालिक कौन होते हैं इन घरों के? जो इस हाउसेस में नंबर लिखे होते हैं, वो इनके मालिक होते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जो मालिक है घर का वो अपने घर में ही बैठेगा, क्योंकि हर मालिक को 2-2 घर दिए हुए हैं। तो वो मालिक जो है इस घर का कहीं भी बैठा हो सकता है आपकी कुंडली में, क्योंकि हम अक्सर 24 घंटे अपने घर में नहीं बैठे, हम मूव कर रहे हैं आसपास। इसी तरह जो प्लैनेट्स भी है, वो ब्रह्मांड में मूव कर रहे हैं। जिस वक्त हमारा जन्म हुआ उस वक्त हमें नहीं पता कि कौन सा प्लैनेट किसके घर में गया हुआ है। हमारी कुंडली में वो दिख जाता है कि कौन सा प्लैनेट किस घर में गया हुआ है, और ये चीजें हमारी कुंडली में दिखाई देती है कि कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट आ गया। अभी के लिए हमारे ये हो गई 12 हाउसेस। रुको, ये अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है दूसरी। जी जी मैम, हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, उसमें 12 हाउस दिख रहे हैं सारे, हो रही है शेयर। वाली, नेक्स्ट टारगेट। ये जो जो भी हमारी कुंडली का फर्स्ट हाउस आएगा, फर्स्ट हाउस जो है, हमें इसमें जो भी प्लैनेट बैठा है, जो भी राशि बैठी है, उसको हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हाउस कुंडली का हमें हमें हमारी बॉडी और हमारी फिजिक के बारे में बताता है। इसी तरह जो सेकंड हाउस है, हमें हमारी मनी और जॉब, ये जॉब है हमारी फैमिली की जॉब, हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जॉब को बताता है। थर्ड हाउस जो है हमें एडवेंचर्स, हमारे ब्रदर सिस्टर्स के बारे में बताएगा। मतलब यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो हमें बताएगा कि हमारे ब्रदर सिस्टर्स कैसे होंगे। फोर्थ हाउस हमें हमारी मदर के बारे में, हमारे घर के बारे में, हमारे व्हीकल, हमारे वाहन, स्कूटर, कार, जो भी है हमें हमारे पास व्हीकल, उसके बारे में और हमारी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। फिफ्थ हाउस जो है हमें स्टडी और चाइल्ड के बारे में बताता है। सपोज करो आपके पास कल को आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, आपसे कोई क्वेरी लेने आता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, तो हम जब देखेंगे तो हमने उसकी पूरी कुंडली को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेरी हमारे पास सिर्फ बच्चे के लिए आई है, तो हम फिफ्थ हाउस को देखेंगे। फिफ्थ हाउस से हम उसकी क्वेरी का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसकी प्रिडिक्शन बता सकते हैं। इसी तरह जब सिक्स्थ हाउस में हम एनिमीज और डिजीजेस के बारे में पता लगाते हैं। सेवन्थ हाउस हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पार्टनरशिप, जो हम बिजनेस की पार्टनरशिप करते हैं, उसके बारे में सेवन्थ हाउस से पता लगता है। एट्थ हाउस जो होता है ना, हमारी एज भी बताता है, साथ में ये सीक्रेट्स का हाउस है, और हमारी लाइन के लिए, अकल्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है एट्थ हाउस। मतलब जो भी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिनको भी अकल्ट में, हमारी ज्योतिष में, किसी भी तरह की अकल्ट साइंसेज में, जिसमें टैरो भी आ गया, न्यूमरोलॉजी आ गई, क्रिस्टल हीलिंग आ गई, उनका कहीं ना कहीं जो
कॉम्बिनेशन है ना, 8th हाउस उनका या तो स्ट्रांग होगा, 8th का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं 1st हाउस लगन से, 5th हाउस स्टडी से, इनसे हो रहा होता है, और 10th हाउस से जो हमारे कर्म है, इनके साथ अगर आपके 8th हाउस का कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही फील्ड में आए हैं। इस फील्ड से आप पैसा भी कमा सकते हैं, इस फील्ड से आपको नॉलेज भी मिलेगी। अगला हाउस आ गया हमारा 9th हाउस, जो कि हमारे लक का हाउस है, हमारे रिलीजन का हाउस है, हमारे पूर्वजों का भी यही हाउस है, मतलब हमारी पूर्वजों की ब्लेसिंग्स वो हम 9th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस आ गया हमारे कर्म का स्थान, कि हमें क्या कर्म करने हैं, उसकी डायरेक्शन हमें 10th हाउस देता है। हमारे फादर को 10th हाउस बताता है, हमारे प्रोफेशन को 10th हाउस बताता है। 11th हाउस जो है ना, हमें हमारे गेन्स, हमारी डिजायर्स, हमारे प्रॉफिट्स के बारे में बताता है। और 12th हाउस जो है वो हमारे एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे वो दिखाएगा। हमारे लॉसेस भी हमें 12th हाउस से पता लगते हैं। साथ ही हमारे फॉरेन जाने के योग, मतलब फॉरेन से हमारा कितना रिलेशन रह सकता है, वो हमें 12th हाउस से पता लगता है। हॉस्पिटलाइजेशन जब भी देखेंगे हम 12th हाउस से देखेंगे। तो जब भी 12th हाउस का रिलेशन जिस भी हाउस से होगा, सपोज करो किसी का 2nd हाउस का रिलेशन 12th हाउस से आ गया, तो हम देखेंगे इनको मनी के लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर ये मैं दोनों हाउसेस अच्छे हैं। हाँ जी। एक क्वेश्चन हाँ का जी आंसर देना मैम। जी जी। जैसे हम सब इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि कौन से प्लैनेट्स आपस में मिल जाएं तो हम इस कॉम्बिनेशंस में हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं, एक उनकी अर्निंग हो सकती है। इसके हाँ बारे में जी, आप थोड़ा सा बता दें। मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने अभी देखा, मैंने बताया कि हमारा कुंडली में 8th हाउस अच्छा होना चाहिए, तो हम इस फील्ड में काम कर सकते हैं। हमारे को ये फील्ड अट्रैक्टिव तभी करती है जब 8th हाउस का रिलेशन केतु के साथ, सैटर्न के साथ, जुपिटर के साथ, मतलब ये प्लैनेट्स की राशि इसमें आ जाए, या ये प्लैनेट्स 8th हाउस में आ जाए। तो सोचो, मून मून भी अगर 8th हाउस में आ जाए, मून तो सबसे अच्छा दिखता है 8th हाउस में हो, तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। इसी के साथ अगर 8th हाउस का रिलेशन आपका 10th हाउस के साथ आ जाए, यानी कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड 8th में आ जाए, 8th का लॉर्ड 10th में आ जाए, या इन दोनों के लॉर्ड आपस में कहीं भी किसी भी घर में बैठे हों, कनेक्शन आ जाए किसी भी तरह 8th लॉर्ड का 10th लॉर्ड से, तो आप इसी फील्ड में काम करेंगे, और इससे आपको नेम फेम भी मिलेगा। इसी थैंक के यू मैम। साथ जब हम देखेंगे कि 8th का रिलेशन 2nd हाउस से आ जाता है, या 11th हाउस से, 11th हमारे प्रॉफिट का हाउस है, तो इन तीनों हाउसेस का अगर कहीं ना कहीं रिलेशन बनता है, तो इस फील्ड से आप पैसा भी कमाओगे। मैम रिलेशन कैसे बनता है, ये कैसे देखें? रिलेशन के लिए मैं आपको अभी, मतलब बिल्कुल अभी न्यू है आप, तो मैं बताती हम्म। हूँ कि ये जो हमारे हाउसेस हैं ना, ये सिर्फ हाउसेस हैं। आपकी हम्म। कुंडली में ना इसमें नंबर कोई भी लिखा हो सकता है। हम्म। ये जो नंबर दिए गए हैं ना, ये राशियों को दिए गए हैं। हमारे पास ना हम्म। 12 राशियां हैं। हम्म। जो 1 नंबर की राशि है उसको मेष राशि कहते हैं, जिसके लॉर्ड है मंगल। और जो 2nd नंबर की राशि है टॉरस, इनके जो लॉर्ड है, मतलब जो इनके गुरु है, इनके मालिक है, वो है शुक्र। 3rd नंबर जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि, इनके लॉर्ड है बुध। 4th नंबर कैंसर, इनके लॉर्ड है मून। 5th नंबर पे आ गई लियो राशि। लियो राशि के जो हमारे लॉर्ड है वो है सूर्य। 6th नंबर की जो राशि है उसे हम कन्या राशि कहते हैं, इसके लॉर्ड है मरकरी। 7th नंबर की जो राशि है, इनके लॉर्ड है वीनस, जो कि शुक्राचार्य हैं। 8th नंबर की राशि जिसको हम वृश्चिक के नाम से जानते हैं, उनके लॉर्ड है मार्स। सेजिटेरियस, जो कि धनु राशि के नाम से जानी जाती है, उनके लॉर्ड है जुपिटर, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। 10th नंबर की जो राशि है मकर,
उनके लॉर्ड है सैटर्न यानी कि शनि। 11वें नंबर पे आ गई हमारी एक्वेरियस कुंभ राशि, जिनके लॉर्ड है अगेन शनि। मैंने आपको कुंडली में ड्रॉ करके दिखाया था ना। तो यहाँ पे जो हमारा 10th और 11 नंबर की राशि बनती है, ये बनती है शनि की। शनि को हम कर्म फलदाता भी कहते हैं। 12th नंबर की जो राशि है मीन राशि, इनके जो हमारे लॉर्ड है वो है जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। हर एक एस्ट्रोलॉजर को ना ये नंबर याद होने चाहिए कि कौन सी राशि कौन से नंबर पर है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद होने लग जाती है। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, क्योंकि जब आप किसी की कुंडली देखेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट हाउस है लगन, उसमें इनमें से कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। सपोज करो, अब आप ही देखो, आपको अपनी कुंडली आपने कभी खोल के देखी? नहीं। नहीं। तो आप जब आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे एस्ट्रोसेज, तो हम्म, एस्ट्रोसेज पे जब आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी सिटी, उसमें मेल फीमेल सिलेक्ट करके जब भी आप हॉरोस्कोप ओपन करेंगे ना कुंडली, तो लगन कुंडली ओपन होगी हमारे सामने। तो आप ओके। देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। अगर वहां पे 6 नंबर लिखा है तो हम कुंडली आपको करनी कहेंगे चाहिए, कि मुझे लगता नहीं आज सही टाइम है। हाँ जी। अच्छा, जो अगर मान लो आपकी कुंडली में 6 नंबर की राशि लिखी है, तो इसका मतलब आपका जो कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है। तो आपके ऊपर जो इफेक्ट सबसे ज्यादा आपकी नेचर पे या आपके फिजिक पे, आपकी बॉडी पे आता है, वो आता है बुध का। तो ओके। मैम 6 नंबर फर्स्ट हाउस में जब होगा, हाँ जी। जोन सा उसको भी 11। नंबर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में लिखा होगा, हमारी नेचर, हमारी बॉडी उसी प्लैनेट के अकॉर्डिंग काम करती है। अगर मान लो किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, यानी कि उनकी लियो लगन की, सिंह लगन की कुंडली है। सिंह जैसे हमने देखा है कि सन जो है कुंडली में राजा का, राजा प्लैनेट्स का राजा है। तो अक्सर जिनकी भी कुंडली में आप देखेंगे 5th नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, उनमें बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होती है, वो थोड़े से डोमिनेटिंग भी होते हैं, वो सिर्फ अपनी बात करना जानते हैं, अब दूसरों की बात सुनते नहीं है। मतलब जो ये सन की क्वालिटीज होती है। मैं हम आगे पहले प्लैनेट्स की क्वालिटीज को देखते हैं। ये हमें पता लग गया कि कौन सी राशि के लॉर्ड कौन कौन से हैं। हाँ मैम। अब इन राशि की नेचर कैसी होती है इनके प्लैनेट से पता लगता है। ये है हमारे प्लैनेट्स। जब भी हम सन की बात करेंगे, तो सन जो है ना हमारी बॉडी में हमारी सोल है, हमारी ईगो है। सन को हमेशा हम अपनी, मतलब हम अपना कॉन्फिडेंस देखने के लिए सन को देखते हैं, अपनी आइडेंटिटी, हमारी इनर सेल्फ, ये सब सन से पता लगता है। और अगर हम रिलेशन में देखेंगे, तो जो हमारे पिता का स्थान है वो है सन। मतलब पिता को हम सन से देखते हैं, क्योंकि हमारा जो पावर सोर्स है, हमें पालन पोषण हमारे पिता से मिलता है। जो एनर्जी का सोर्स है वो हमारे पिता है। इसीलिए हमारे रिलेशंस में सन जो है वो हमारे पिता का रोल करते हैं। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी हमारी कुंडली में सन के अच्छे इफेक्ट नहीं दिख रहे, मतलब कि यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, सन जो है ना डिसिप्लिन में रहना जानता है। और अगर आप हमेशा देर से उठते हैं, 8 बजे के बाद उठना जानते हैं, अपना कोई भी काम रूटीन में नहीं करते, और 4 इंसानों के सामने बोलने से डरते हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कुंडली में सन जो है ना नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है। और इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे रिलेशन में जो है सन हमारे फादर हैं, तो हम अपने पिता का रोज आशीर्वाद लेंगे, पिता की रिस्पेक्ट करेंगे, सूर्य को जल देंगे, तो धीरे और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में ले आएंगे। मतलब सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे, अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, हर काम को उसी फॉर्मेट में करना शुरू कर देंगे, तो हम देखेंगे
कि हमारे अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगी, और इसी तरह जो हमारी इनर सेल्फ है ना, उसमें आप बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। मतलब जो रेमेडीज है ना, सारी हमारे आसपास हमारे घर में ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती हमें रेमेडीज के लिए। तो सन को जब भी हमें अच्छा करना है, तो हमें अपने पापा के आशीर्वाद की जरूरत है, उनकी रिस्पेक्ट की जरूरत है, और हर काम में उनके सपोर्ट की जरूरत होती है। इसी तरह जब हम मून को देखेंगे, मून जो है ना, हमें हमारे इमोशंस को डिनोट करता है। तभी हम, अभी मैंने आपको बताया, जब भी पूर्णमासी होती है, जब भी चांद मतलब कम ज्यादा होगा ना, आपके मूड स्विंग्स उसी हिसाब से होते हैं। तो इसीलिए जो हमारे इमोशंस है, हमारे मन का कारक मून को बताया गया है, हमारी फीलिंग्स, ये सब हम मून से डिनोट करते हैं। और फैमिली में सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है हमारा? हमारी माँ। हाँ। सबसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट माँ के साथ होती है। इसीलिए फैमिली में, रिलेशन में जो मून है, वो है हमारी माँ। तो जब भी मून के नेगेटिव ट्रेट्स आपको दिखाई देंगे, जब भी नेगेटिव ट्रेट्स मून के कैसे दिखाई देंगे कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं, आप किसी से इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुंडली में आपका मून अच्छा प्लेस नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? मून को स्ट्रांग करने के लिए डेली अपनी माँ से आशीर्वाद लेंगे, डेली अपनी माँ की सपोर्ट अपनी लाइफ में लाएंगे। जो हमारी नॉन लिविंग थिंग होते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग में जो मून है, वो हमारे चावलों से हम देखते हैं कि या तो गंगा जल, पानी, ये सब मून के एलिमेंट्स है। राइस, जब भी हम रेमेडी करेंगे मून की, जल से करेंगे, राइस से करेंगे, मिल्क से करेंगे, ये सब हमारे मून के एलिमेंट्स हैं। तो जब हम इन चीजों का डोनेशन शुरू कर देंगे, तो मून जो है हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट्स देना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगला है हमारा मार्स। मार्स जो है हमारा एक्शन और हमारा करेज दिखाता है, और हमारी लाइफ में मार्स जो है हमारे भाई से, हमारे भाई को डिनोट करते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली में मार्स को अच्छा करना चाहते हैं, तो अपने रिश्ते अपने भाई के साथ अच्छा करें। और जब भी कुंडली में आपका मार्स खराब होगा, तो मार्स हमारे ब्लड को भी डिनोट करता है, तो हमें ब्लड से रिलेटेड इशू होने लग जाएंगे। तो जैसे ही हम अपने ब्रदर के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करेंगे, तो हम देखेंगे हमारी लाइफ में अपने आप मार्स के पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब मरकरी को देखा जाए, तो मरकरी हमारा बुद्ध, यानी कि हमारी बुद्धि को बताता है, हमारी थिंकिंग पैटर्न्स को बताता है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा लॉजिक माइंड, ये सब हम बुद्ध से देखते हैं। और हमारे रिलेशंस में बुध जो है, वो हमारी बहन, बेटी और बुआ, ये तीनों रिलेशंस से पता लगता है। तो जब भी आपका बुध खराब होगा, तो आप अपने आप ही देखेंगे आपकी आपकी बेटी से बहुत ज्यादा बनती नहीं होगी, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे माँ बेटी में, आपकी आपके सिस्टर्स के साथ नहीं बनती होगी, आपकी आपकी बुआ के साथ नहीं बनेगी। तो इनको, मरकरी की पॉजिटिव इफेक्ट्स को हमारी लाइफ में लाने के लिए हमें अपनी बहन, बेटी, बुआ के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की जरूरत होती है। अगला है हमारा जुपिटर। जुपिटर जो है हमारी लाइफ में हमारे विजडम और हमारे बिलीव्स को बताता है। मतलब जो हम हायर एजुकेशन करते हैं, हम नॉलेज गेन करते हैं, हमारे टीचर्स, ये सब जुपिटर है। हमारे संस्कार, ये जुपिटर से पता लगते हैं हमें। और रियल लाइफ में जो हमारे गुरु है, हमें जिनसे भी सीखने को मिलता है, हमारे टीचर्स हैं, वो जुपिटर होते हैं। तो जुपिटर जब भी लाइफ में, जुपिटर के अच्छे इफेक्ट, हमारा जो फाइनेंस भी होता है ना, वो भी हम जुपिटर से देखते हैं। तो आप देखोगे जब भी हम किसी संत पुरुष के बारे में गलत बोल देते हैं, हम अपने टीचर्स के बारे में उल्टा बोल देते हैं, गुरुओं के बारे में उल्टा बोल देते हैं, तो हमें हमेशा जुपिटर के नेगेटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। ऐसे लोगों के पास अक्सर पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि जुपिटर ही खराब हो गया, जो फाइनेंस का कारक है हमारी कुंडली में। जब हमने वो ही खराब कर दिया, तो जुपिटर पैसा टिकेगा भी कैसे हमारे पास?
तो हमें इस चीज को अच्छा बनाने के लिए अपनी गुरुओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए हमेशा, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अपने आप देखोगे कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, वो अपने आप धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। हमें कोई भी रेमेडी करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। हमारी कुंडली में जितने प्लैनेट्स हैं वो सारे रिलेशन हमारे आसपास ही होते हैं। अगर हमने उनके साथ रिलेशंस अच्छे कर लिए ना, तो आपने 80% तो रेमेडीज अपने आप ही कर ली। यहीं पे ही आपको 80% रिजल्ट मिल जाते हैं अपनी कुंडली के। मैम इसके कोई महा उपाय भी दे दो सबके लिए, सारे प्लैनेट्स आपने बताए हैं, तो हाँ, कोई महा ऐसी। उपाय तो बहुत जरूरी है। महा उपाय हम देंगे बिल्कुल लास्ट में, आप लोग लास्ट तक रुके रहिए। हम एक ऐसा महा उपाय बताएंगे जो कि इन सारे के सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल कर लेता है। सारे के सारे प्लैनेट्स आपके पॉजिटिव हो जाते हैं उसी उपाय के साथ। थैंक अभी यू मैम। जी, सिमी मैम आप सबका कितना बेनिफिट करवाने पे लगे हुए हैं। ठीक है ना, सबने अपना टाइम दिया तो सबको बेनिफिट तो होना हाँ चाहिए नहीं, ना। मैं भी कहूंगी कि थोड़ा ये सा टाइम ज्यादा लग रहा है, मैं जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। आगे आ गया हमारा जुपिटर के बाद वीनस। वीनस जो है ना हमारी लाइफ में, हमारी वाइफ जो मतलब मैन है उनकी जो वाइफ होगी मेल में, वो वीनस से डिनोट करती है। हमारा लव, हमारी अटैचमेंट्स, वो वीनस से देखते हैं हम। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी डिजायर्स, ये सब हम वीनस से देखते हैं। और हम पैसे, इनकम भी वीनस जो है ना, इनकम से, इनकम भी हम वीनस से ही देखते हैं। जुपिटर जो है ना हमारे देव गुरु बृहस्पति है, मतलब वो देवों के गुरु हैं। और वीनस जो है ना, वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य है ये दोनों ही शिव जी के पुत्र। दोनों में सेम एनर्जी है, पावर भी सेम है। बस एक को एक ओहदा दे दिया देवों के गुरु बनाने का, एक को दे दिया दैत्यों के, क्योंकि दैत्यों को भी एक गुरु तो चाहिए, मार्गदर्शक तो उनको भी चाहिए। इसलिए उनको एक दैत्य गुरु दे दिया गया जिनको हम शुक्राचार्य कहते हैं। आप देखोगे शुक्र, जिनका भी शुक्र एक्टिव होता है ना, उनके फेस पे एक अलग ही ग्लो दिखता है आपको। वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लोग होते हैं, एक लग्जरी लाइफ को जीते हैं। मतलब जो शुक्र वाले लोग होते हैं ना, उनके पास लग्जरी बहुत होती है, उनके पास पैसा टिकता कम है, हाथ में कम टिकता है, पर उनका कोई काम पैसे की वजह से रुकता नहीं है। तो जब भी हमने वीनस को एक्टिवेट करना है अपनी लाइफ में, तो हम मेल्स को तो यही कहते हैं कि आप अपनी वाइफ को अपनी इनकम का कुछ पार्ट दिया करें, साथ ही अपनी वाइफ को खुश रखें, अपनी वाइफ को कोई ना कोई गिफ्ट्स देते रहें। तो उनका वीनस अपने आप एक्टिव रहेगा, उनकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड कोई काम नहीं रुकेगा। और अगर फीमेल्स की कहें कि हम फीमेल्स को कैसे वीनस एक्टिव करना है, उनको अपने आप को सुंदर बनाना है, खुद को प्रेजेंटेबल बनाए, सुंदर सुंदर कपड़े पाएंगे हम, मेकअप कॉस्मेटिक्स यूज करेंगे, क्योंकि कॉस्मेटिक्स वीनस का ही एक वो है। तो वीनस जब भी कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, हम अपने आप का ध्यान रखते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, पार्लर जाते हैं, तो वीनस हमारा अपने आप एक्टिव होता है। तो जब भी वीनस को एक्टिव करेंगे एक फीमेल, तो देखेगी कि अपने आप आपकी लाइफ में ना इनकम के सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कहीं सोर्स से, किसी ना किसी सोर्स से आपकी लाइफ में इनकम आ रही है। वीनस खराब कैसे होता है फीमेल की कुंडली में? जब भी हम ना एक ही कपड़े को बार बार पहनते हैं, अक्सर ऐसे फीमेल्स करती है कि आज एक सूट डाला, टांग दिया, 2 दिन बाद फिर डाल लिया, फिर टांग दिया, मतलब 3-4 बार डालने के बाद हम धो देते हैं। इससे हमारा शुक्र खराब होता है। शुक्र क्या कहता है? हमेशा धुले हुए और प्रेस किए हुए कपड़े डालने चाहिए, एकदम प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए आपको। मतलब एक जैसे शुक्र जो है ना बहुत ही सुंदर प्लेनेट है, तो अपने आप को जितना सुंदर बनाएंगे आपका शुक्र उतना ज्यादा अच्छा होता है। अपने घर की बेडशीट्स को कभी भी फटा हुआ ना रहने दे, उससे हमारा शुक्र खराब होता है। किसी भी फैमिली मेंबर के अंडरगारमेंट्स अगर फटे हुए हैं, तो उससे आपका शुक्र खराब होता है। तो ये चीजें अगर हम अपनी लाइफ से हटा देंगे, तो अपने आप आपकी कुंडली में शुक्र अगर अच्छा भी नहीं है, तो भी वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू हो जाता है। इसके बाद आते हैं हमारा सैटर्न, जो कि है मेरे फेवरेट, हमारे कर्म फलदाता। शनि के बारे में तो
मतलब अगर आप मुझे बोलो कि मैं 2 घंटे बोलूं तो मुझे लगेगा कम है, पर यहाँ हमारे पास टाइम कम है, तो मैं बताती हूँ। जो शनि है हमारे कर्म फलदाता है। शनि कभी भी आपके साथ गलत नहीं करते, वो सिर्फ आपको वही देते हैं आपने जो कर्म किए हैं। जैसा करोगे वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब सपोज करो आपने किसी का मर्डर कर दिया, उसके बाद आपको उस चीज का रियलाइज हो गया कि नहीं ये तो मुझसे गलती हो गई। अब आप बहुत बड़े भक्त बन गए हो, सारा दिन रात भक्ति करते हो, बहुत अच्छे, मतलब आपका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा हो गया है। पर शनि जो है ना वो कहता है ठीक है आप जो अच्छे काम कर रहे हो उसके पुण्य का फल मैं आपको जरूर दूंगा, पर जो मर्डर आप कर चुके हो, जो नुकसान किसी की जिंदगी के साथ आप कर चुके हो, उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो अच्छे टाइम में भी किस तरह शनि अपना आपको फल देता है, इसको कहते हैं सैटर्न, जो कि हमारे कर्मों के फल को हमें देता है। आप अपने कर्मों के फल से कभी भी नहीं बच सकते। जितने भी अच्छे काम करेंगे उनके पुण्य को, जो पुण्य आप करेंगे उनका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर पहले, अब आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो हमेशा हम कहते हैं ना, हमारे पास बहुत बार ऐसे हमारे पास कुंडलियां आती है कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो बहुत डोनेशंस करता हूँ, मैं रोज मंदिर भी जाता हूँ, मैं 2-2 घंटे पूजा पाठ करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, फिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? अरे भाई आपने अब ये सब शुरू किया, मगर पहले तो आप कर चुके हो ना। जो कर्म आपने गलत कर दिए, किसी लेडी का दिल दुखाया, अपने भाई के साथ झगड़ा किया, पापा का दिल दुखाया, मम्मी के साथ झगड़ा किया, किसी के साथ धोखा किया, किसी को पैसे लिए किसी से वापस नहीं किए, किसी मजदूर के पैसे लेके हमने वापस नहीं दिए। और सबसे ज्यादा सैटर्न हमारा खराब होता है जब हम किसी मजदूर के साथ उनको पैसे नहीं देते, या उनसे हम मतलब पैसे कम करने की गुजारिश करते हैं। हम किसी मॉल में जाके कभी हम नहीं कहेंगे कि हमें डिस्काउंट दे दो, पर एक गरीब बंदे से हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो वहां पे सैटर्न सबसे जल्दी खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, शनि ना हमें कर्म करने के लिए कहता है, मेहनत करने के लिए कहता है। तो जब भी आपको लगता है कि हमारी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, मतलब हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी अच्छी नहीं चल रही, तो आप कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क करना शुरू कर दो, जिसमें कि आपकी बॉडी से पसीना निकले, मेहनत का काम। आज की लाइफ में हम देखते हैं कि मतलब लेडीज का भी फिजिकल वर्क कम हो गया है, हर चीज के लिए मशीन है। तो सबसे अच्छी रेमेडी हम सैटर्न की बताते हैं कि आप जिम जाना शुरू कर दो, वॉक करना, रनिंग करना शुरू कर दो, साइकिलिंग करना या कोई भी गेम खेलना शुरू कर दो, ताकि जितना आप अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव करोगे, आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा, शनि आपसे उतना खुश रहते हैं। तो जितना फिजिकल वर्क करेंगे, और किसी का दिल नहीं दुखाना सबसे बड़ी बात। और सबसे ज्यादा मजदूर मजदूर जो है ना वो शनि को डिनोट करते हैं। किसी भी तरह का मजदूर है जो आपकी हाउस हेल्प्स हैं, हमेशा ना उनका पसीना सूखने से पहले उनको पैसे दे दो। और कभी भी इनके पैसे कम नहीं करने चाहिए। कम करने ही आप मॉल में जाके कम करो, एक ड्रेस कम ले आओ, मगर अगर एक रिक्शा वाला आपसे 40 रुपए मांगता है, उसको 40 की बजाय अगर 50 दोगे ना, तो आप देखोगे कभी शनि के नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे ही नहीं। तो हमेशा मजदूरों को खुश रखो, जो मेहनत करते हैं, हाथों हाथ से काम करते हैं, उनको हम जितना खुश रखते हैं ना, उतना हमारी कुंडली में सैटर्न के अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं हमें। तो अब हम आते हैं महा उपाय पे। महा उपाय जो कि इन सारे के सारे जस्ट प्लैनेट्स को वन कंट्रोल। हाँ जी, हाँ जी, मोना बोलिए। मैम, मैं आपका बस 2 मिनट लूंगी, फिर उसके बाद में आप महा उपाय कर दीजिएगा हाँ जो जी, हाँ भी है। जी, बोलिए। सो थैंक यू सो मच मोना मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। आपने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया जो भी था। लाइक 108 बीट्स का तो मुझे भी नहीं पता था कि 108 बीट्स का जो लॉजिक है वो है क्या। 108 हम लोग माला करते हैं, माला जब करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, है ना, जो भी स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, तो हम हमेशा बोलते हैं 108 बार करो। हवन में आहुति डालते हैं तो 108 बार करो। माला जब करते हैं उसमें भी 108 रहता है। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये। साथ में जो आपने सोलर सिस्टम से कनेक्शन बताया, क्योंकि मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन होता था कि किसके बाद क्या आता है, लेकिन हाँ, स्कूल में पढ़ा था तो सोलर सिस्टम तो याद है मुझे। तो ये
चीज जो आपने बताया है ना, किस घर में कौन सा प्लेनेट बैठा है, ये सब बहुत ही इजी वे में बताया। तो आई होप आप सभी लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो मैम ने आज जो अभी बताया है, ये जस्ट एक स्टार्टिंग थी। मैम का कल फिर दोबारा से सेशन होगा और मैम इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, और इसी पे फिर हम लोग 7 डेज का बहुत ही वंडरफुल सा बढ़िया सा सेशन लेके आने वाले हैं। सो ये जस्ट मैंने मैम का सिर्फ 2 मिनट का टाइम लिया ये आपको बताने के लिए कि कल हमारा फिर से सेशन होगा, और मैम और भी थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी। जो भी चीजें भी आपको समझ में नहीं आई हो या आपके जो भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, वो आप रेडी रखिएगा। मैम वो सारी चीजें कर लेंगी, है ना, क्योंकि लाइक वैशाली मैम है, उनके लिए तो ये फर्स्ट टाइम ही एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, है ना। तो उनके लिए जहाँ पे भी डिफिकल्टी आ रही होगी तो सिर्फ आपके लिए, पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि हम 1 डे का ही सेशन करेंगे, बट क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं तो हम कल फिर से करेंगे ये सेशन, है ना। तो आज आप आराम से जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो मैम से अभी भी पूछ सकते हो, और आप उनको नोट भी कर सकते हो। जो भी मैम ने पढ़ाया है इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी, आप उसको पढ़िएगा, समझिएगा। जो भी क्वेरीज रहेंगी तो मैम उसको कल एड्रेस भी करेंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच मोना मैम। अब आप महा उपाय देने वाले थे ना, सो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैम म्यूट पर है। हम जो इसके बाद 7 डेज का कोर्स लेके आने वाले हैं, ये आप सबके लिए एक फाउंडेशन कोर्स है, जो कि कुंडली के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में या हाउसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसमें हम 7 डेज में सिर्फ ये कवर करते हैं कि हमारे हाउसेस क्या क्या, डिटेल में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें बताते हैं, और कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसके इफेक्ट कैसे आते हैं। अक्सर मतलब हम देखेंगे, अगर फर्स्ट हाउस में सन है तो वो क्या इफेक्ट देगा, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में सन है, इस तरह से सारे के सारे प्लैनेट्स, सारे के सारे हाउसेस में हमें क्या इफेक्ट दे रहे हैं, हम ये इस कोर्स में, आगे 7 डेज के कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। जी, ओके। तो अब आते हैं हम बिल्कुल लास्ट में, जो कि सिमी मैम ने रिक्वेस्ट किया था, एक महा उपाय। ऐसा उपाय जो कि हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। आप में से कोई बताना चाहेगा क्या हो सकता है ऐसा महा उपाय? मैम आप ही बता दो, ये तो जी, सब हम आपकी तरफ ही देख रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो ये देखिए, ये है हमारा आज का महा उपाय। यहाँ पे आपको शिव जी अपनी पूरी फैमिली के साथ दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि शिव, यहाँ पे जितने भी वाहन है, माँ पार्वती का वाहन शेर, साथ ही शिव जी का नंदी, दोनों आपस में दुश्मन है, पर कितने आराम से शिव जी के पास कितनी शांति से बैठे रहते हैं। उसी तरह हमने देखा है कार्तिकेय, जिनका वाहन है मोर, और शिव जी के गले में हर वक्त एक सर्प दिखाई देता है। मोर जो है, जब भी आप देखेंगे कि वो सांप को खाता है, पर यहाँ पे आपने कभी भी शिव फैमिली में इनको हमेशा साथ में देखा है। उसी तरह यहाँ गणेश जी का जो वाहन है मूषक, चूहा, सांप जो है वो चूहे को खा लेता है, पर यहाँ पे इस फैमिली में सारे के सारे जानवर आप देखेंगे इतनी शांति से बैठे हैं, सब एक साथ मिल के बैठे हैं, उन्होंने सबको कंट्रोल किया हुआ है। इसी तरह जो हमारे महादेव है ना, उन्होंने सभी प्लैनेट्स को कंट्रोल किया हुआ है। इनको देवों के देव कहा गया है। देव जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, ये सारे देव ही तो है। सूर्य देव, चंद्र देव, बुध देव, गुरुदेव, ये सारे देव ही हैं। इन सभी देवों के जो देव है वो है महादेव। तो जब भी हम महादेव की शरण में आ जाते हैं ना, तो हमारे ये सारे प्लैनेट्स कंट्रोल हो जाते हैं अपने आप देखेंगे जो भी प्लैनेट आपकी लाइफ में तंग कर रहा है आपको, जब भी आप महादेव की शरण में आ जाएंगे, महादेव के मंत्रों का जाप करेंगे, अपने आप को उनके ऊपर निछावर कर देंगे, तो सारे प्लैनेट्स अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं।
आजकल हमने देखा है, मैं तो आपको बताऊं बचपन से ही ओम नमः शिवाय का जाप करती आ रही हूँ। पर अब हमें पता लगा कि जब तक ये गुरु मंत्र किसी गुरु के द्वारा ना दिया जाए, इसका जाप नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको गुरु से नहीं मिला तो सिर्फ नमः शिवाय का जाप कीजिए, ये भी उतना ही इफेक्ट देता है जितना ओम नमः शिवाय। तो अगर किसी गुरु से नहीं मिला, सिर्फ नमः शिवाय का जाप आपके सारे प्लैनेट्स को इस तरह से कंट्रोल करेगा, और आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मतलब एक मैजिकल रिजल्ट्स आपके सामने ये महादेव लेके आएंगे। पर अपने आप को इन पे निछावर करना पड़ेगा। बहुत बार हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि जब से मैंने भक्ति करनी शुरू की ना, मेरी तो परेशानियां और बढ़ गई है। वो परेशानियां बढ़ती नहीं है, वो महादेव आपको अपना शिष्य बना लेते हैं। तो जो भी आपके कर्म लिखे हुए हैं वो तो आपने भुगतने ही हैं, क्योंकि हमें पता है कर्मों का फल तो कोई भगवान भी नहीं बच पाया कर्मों के फल से। तो जब हम ज्यादा पूजा पाठ में आते हैं ना, तो जो हमारे कर्मों के फल है वो महादेव कहते हैं कि बाद की बजाय जल्दी से जल्दी इन कर्मों को इन कर्मों के फल को भुगतो और मेरी शरण में आ जाओ। उसके बाद जो आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं वो रिमार्केबल चेंजेस होते हैं। मतलब आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि आप कैसे थे और कैसे बन गए। तो जब भी हम महादेव की आराधना करते हैं, या अपने जो भी आपके इष्ट देव की आराधना करते हैं, तो अपने मन में कभी भी ये फीलिंग मत लाने दीजिए कि हम पूजा पाठ करने के बाद हमारे मतलब काम और खराब होने लग गए या दुख और बढ़ गए। क्योंकि वो इसका मतलब आप पे एक दया की दृष्टि आ गई है, उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई है। वो जल्द से जल्द आपके इन कर्मों के चक्र को खत्म करना चाहते हैं और आपको अपनी शरण में लेके आना चाहते हैं। इससे बड़ा और कोई उपाय ही नहीं है। जब हम मैम एक हाँ जी मैम बोलिए। एक पैसे के लिए भी दे दो, मनी ग्रोथ के लिए भी। आप सब कुछ लुटवा दो आज मैम। जी जो बैठे हैं उनको बेनिफिट तो होना चाहिए ना। ठीक है। चलिए आज हम ना एक ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, मनी की। इस रेमेडी को ना हमने पूरे विश्वास के साथ करना है। शादी के लिए भी बता दीजिए। ओके शुभ्रतो जी, शादी के लिए आप एक रेमेडी कर सकते हैं। थर्सडे के दिन आपको हल्दी में गंगा जल मिला के ना हल्दी का पेस्ट बनाना है, और हल्दी के पेस्ट के साथ आपको चने की दाल, साथ में हल्दी की 5 गांठें ये मंदिर में लेके जानी है, और 2 फूल माला, जो कि एक येलो कलर की होगी एक वाइट कलर की होगी, ये विष्णु जी के मंदिर में आपने लेके जानी है। इस हल्दी के पेस्ट से आपने उन विष्णु जी और लक्ष्मी जी के चरणों पे पेस्ट से लेप करना है, और फिर इसी लेप से आपने अपने माथे पर ये हल्दी लगा लेनी है, और उनके चरणों में चना दाल और हल्दी की 5 गांठें, और साथ में एक कॉइन, गोल्डन कलर का कॉइन होना चाहिए, चाहे वो 10 का हो या 5 का हो या 20 का हो। गोल्डन कलर का कॉइन वहां पे उनके चरणों में रखेंगे। जो येलो कलर की फूलों की माला है वो हम विष्णु जी पे चढ़ाएंगे, और जो व्हाइट कलर की माला है वो हम माँ लक्ष्मी पे चढ़ाएंगे। और उनसे ये वाली रेमेडी अगर आप 4 थर्सडेज कर ले, तो जो भी रुकावटें आपकी शादी में आ रही है वो जल्दी खत्म हो जाती हैं। शादी जब होनी है वो तो जब दशा आएगी आपकी तभी दशा अंतरदशा में होगी। पर अगर उसमें भी कोई रुकावटें आ रही है, आपका काम नहीं बन रहा, तो ये रेमेडी एक रामबाण इलाज है। 4 थर्सडेज ही कर लीजिए, सारी रुकावटें निकल जाएगी आपकी लाइफ में। और मनी की, जैसे कि हमारी सिमी मैम ने कहा कि एक रेमेडी हम दे दे जी। तो इस रेमेडी को हमने पूरे विश्वास के साथ करना है और डेली करना है। कम से कम 40 डेज तो करना ही करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। मतलब 40 डेज में तो बिल्कुल गैप आना ही नहीं चाहिए। इसको हम स्टार्ट करेंगे फ्राइडे के दिन, और वो भी अगर हमारा शुक्ल पक्ष का फ्राइडे होगा तो बहुत ही बढ़िया है। फ्राइडे के दिन आप अपने घर में श्री सुक्तम का पाठ लगाएंगे। जो लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे लगा लीजिए, लिरिक्स वाला भी आता है।
5 से 6 मिनट का पाठ है, साथ साथ में पढ़ते रहिए, साथ साथ में सुनते रहिए यूट्यूब पे। और साथ ही अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक गाय के घी का दिया जलाइए। ये सुबह भी जलाना है हमको और शाम को भी जलाना है। श्री सुक्तम का पाठ भी दोनों टाइम आपने चलाना है, सुबह और शाम। इसके साथ जब गाय के घी का दिया साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारी माँ लक्ष्मी की डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन हमारी एक्टिवेट हो जाती है, तो आपके घर में मनी के फ्लो अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा सामान जो आप लंबे समय तक यूज नहीं कर रहे, ये नहीं होना चाहिए। और साउथ डायरेक्शन जो कि हम जानते हैं कि हमारी अग्नि तत्व की डायरेक्शन है, तो कोशिश कीजिए इसमें कोई भी वाटर सोर्स ना हो, पानी की कोई चीज ना रखें, तो ये ज्यादा अच्छे इफेक्ट लेके आती है। जब हमने इसमें देसी घी का दिया जलाया, हमने इसमें अग्नि तत्व को एक्टिवेट कर दिया। तो जब भी हम माँ लक्ष्मी की डायरेक्शन में श्री सुक्तम पढ़ते हुए देसी घी का दिया जलाएंगे, तो हमारी लाइफ में बरकत ही बरकत आनी शुरू हो जाती है। ऐसी कोई भी ताकत नहीं, ऐसी कोई भी ताकत नहीं। अब मैं यहाँ पे सारी रेमेडीज नहीं बता रही हूँ, एक एक करके सारे राज खुलवाने जा रहे हैं। कहीं से भी, मतलब आपका कभी भी कोई भी काम पैसों के लिए नहीं रुकेगा। आगे चल के जब आप कोर्सेज में आएंगे तो हम ये भी बताएंगे कि सेविंग कैसे बढ़ेगी, ऐसी रेमेडीज भी लेके आएंगे कोर्सेज में। और सिमी मैम, और थोड़ा सा लुटवाना रह गया तो। बहुत थैंक यू मैम, बहुत अच्छी रेमेडीज दी। जी सारे सॉल्यूशंस है इस दोनों रेमेडीज में ना। जी, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता है? मैम आपने बोला था कि पहले मंत्रों का वो देख प्लैनेट का देख लेते ऊपर, फिर रिलेशन बताएंगे। कल रिलेशन, वेबिनार है ना अभी हमारा? वो एक्चुअली अच्छा ना कल भी है। थोड़ा डिटेल में चला कल है जाएगा, ना? काफी टाइम ले ओ, जाएगा। जी कल हम ओके ओके। कॉम्बिनेशंस बता देंगे ना अभी मैम। कल हमारा हाँ दोबारा से कॉम्बिनेशन। वेबिनार है, उसमें हाँ पूरा सब कुछ हम डिटेल में लेंगे। आप अपना जो हाँ भी क्वेश्चंस है उसको आप नोट कर लीजिए आज, या अभी जो आपने पढ़ा है उसमें कुछ डाउट है, फर्स्ट हाउस क्या होता है, सेकंड हाउस क्या होता है, वो आप अभी ले सकते हो। और जो चीज आपको समझ में नहीं आया है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, तो मैम वो सारी क्वेरीज कल आपको पूरे कल के सेशन में एक्सप्लेन कर देंगे। कल आप अपना हॉरोस्कोप साथ में रखना ना, अगर कॉम्बिनेशन जो बोलेंगे तो आप देखना। जैसे हमने एस्ट्रोलॉजर का कॉम्बिनेशन की, क्या हमारा हॉरोस्कोप बताता है कि हम एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, तो जो भी हम बनना चाहते हैं, टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो वो आपका जो हॉरोस्कोप है वो बता देगा। क्योंकि हमने इनकम की बात की है, अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो हम चाहेंगे ना जरूर आप उससे इनकम भी जनरेट करो, तो वो आपके हॉरोस्कोप के कॉम्बिनेशन आपको शो कर देंगे। तो कल आप अपना हॉरोस्कोप साथ में रखना और मोना मैम को बताना, वो आपको बताएंगे कि ये ओके कॉम्बिनेशन है तो आप जनरेट कर सकते हो। ओके ओके। चलिए मैम फिर। बच्चों क्योंकि के ये लिए भी बहुत कोई इंटरेस्टिंग है, ये सब ना बहुत इंटरेस्टिंग है। कल जी जब बच्चों हम के लिए भी कोई रेमेडी आप लेकर आइए, मतलब बच्चे जो है अपना करियर बना लें टाइम से, उसमें बहुत लेट ना हो, इसके लिए भी कुछ पढ़ाई में रजिस्ट्रेशन मन तो ना लगे। मैं आपको बता रही हूँ, बच्चों जब का हम पढ़ाई में मन लगे। जी। बच्चों का सारी पढ़ाई चीजें में मन खुलेंगी। लगे। जी, जी। ये सारी कल थैंक भी यू चीजें। मैम। एक्चुअली आप ना अलका मैम ये चीज आप कल के सेशन में सीखोगे, जब एक्चुअली जब मैम बताएंगी ना फिफ्थ हाउस जो होता है, जो मैम ने भी आपको बताया कि वो चाइल्ड से रिलेटेड है, तो आपकी कुंडली से पता चलता है कि आपके बच्चे कैसे निकलेंगे, उनकी एजुकेशन कैसी रहेगी, है ना। तो ये चीजें आपकी कुंडली से भी पता चलता है। तो कल हम डेफिनेटली ये रेमेडी भी लेकर के आएंगे, और आप लोग अपना हॉरोस्कोप जरूर रखिएगा। तो जो मैम बताएंगे जब आप उसको अपने हॉरोस्कोप से मैच करोगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। जैसे हम सभी लोग के एक एक घर होता है, हम उसके ओनर हैं, है ना। वैसे ही कुंडली में भी सभी को एक एक हाउस दिया गया है जिसके वो ओनर होते हैं। लेकिन अब जरूरी नहीं ना कि मेरा सिर्फ एक ही हाउस हो, मैं दो भी खरीद सकती हूँ, करेक्ट। तो उस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो मैम आपको कल डिटेल में समझाएंगी।
ओके तो मैम। आप अपना जो भी होरोस्कोप है उसको बनाकर रखिएगा। एस्ट्रो सेज में आपको आता होगा बनाना, अदरवाइज हम बता देंगे कैसे बनाना है। तो वो आप बना करके रखिएगा, कल के सेशन में हम वो चीज भी ले लेंगे। ओके। ओके मैम, थैंक यू। और हमें एक और बात याद है कि मदर्स को बच्चों के लिए रेमेडी जरूर करनी चाहिए, ताकि उनके बच्चों की, हाँ। उनके हॉरोस्कोप में उनके बच्चे करते हैं, कई बार नहीं भी करते। मदर तो रेगुलर करती है, तो वो ग्रोथ बच्चों की तरफ जाती है, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में डिपार्टमेंट है ना बच्चों का। तो वो चीज उसको एनहांस करो। इस कोर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी कि आप अपनी लाइफ को चेंज होता देखोगे। छोटी छोटी चीजें जो हम घर में ही बैठ के कर सकते हैं, जैसे आज मोना मैम ने बताया भगवान शिव का, है ना, देवों के महादेव भगवान शिव, है ना। तो हर चीज का सोल्यूशन है उनके पास, क्योंकि इतनी सारी चीजें उन्होंने संभाली हुई हैं। तो जब आप क्लास में भी आओगे ना, तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें, आपकी लाइफ चेंज होती देखोगे आप। विद इन 10 डेज, 7 डेज, आप देखोगे कि हाँ, कुछ चीजें सीखी नहीं है हमने, अपनी लाइफ को भी चेंज, हमने भी अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है यही सीख के। और होती है। प्लैनेट्स हमारी लाइफ पे बहुत वर्क करते हैं, बहुत वर्क करते हैं। पर जब हम इनको सीख लेते हैं ना, कहाँ राहु कहाँ केतु हम पर इम्पैक्ट कर रहे हैं उन चीजों को, जब उनको हम बैलेंसिंग सीख लेते हैं, वो तो सीख के ही आएगी ना। जब वो बैलेंसिंग आ जाएगी ना, तो हमारी लाइफ बहुत सारी स्मूथ हो जाएंगी। ये तो है नहीं, अगर हम सब यहाँ पे हैं तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो लाइफ में है, जिसको हम अपना लाइफ से निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं बैलेंसिंग आ जाए। तो ये प्लैनेट्स हमारी उस लाइफ को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं। थोड़ी सी एफर्ट्स, थोड़ा सा टाइम, लाइफ चेंज हो जाएगी। क्यों बना मैम? एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही बात कही गीता मैम ने। गीता मैम कह रही, सिमी मैम ने बहुत ही अच्छी बात क्या बताई। मैम, आज फिर काफी है आज के लिए, कल फिर मिलते हैं हम सब नई थैंक यू। नई ओके मैम। जानकारियों